हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द बोर्स मॉडल। और बोर्स मॉडल पढ़ चुके हैं तो हम वही अपना फेवरेट काम करेंगे, एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी की तरफ मूव करेंगे और उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम करके क्या न्यू मॉडल में डेवलपमेंट्स हैं वो देखेंगे। सो एक नए मॉडल की तरफ जाने के लिए हमें पहले देखने पड़ेंगे फिर से कुछ डेवलपमेंट्स। ठीक है, सो इन डेवलपमेंट्स में सबसे पहला डेवलपमेंट है, हमें देखने बेसिकली दो डेवलपमेंट्स। फर्स्ट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, सो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अबाउट द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि लाइट जो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं दैट पोजेस बोथ लाइट, सॉरी, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, राइट, ये हमने पढ़ा था। सो अगर हम बात करें मैटर की, है ना, हमारे अराउंड जितनी भी चीजें मैटर हैं, दिस इज मैटर, बोर्ड इज मैटर, ठीक है, उसके बाद वाटर इज मैटर, या आप कुछ भी कह लीजिए, टेबल इज मैटर, है ना, कुछ भी, तो एवरीथिंग अराउंड इज अ मैटर। और ये सब जो मैटर है, तो इसके लिए भी क्या बोला गया, दैट मैटर ऑल्सो पोजेस वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर। सो हमें यही पता चला, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में यही बताया गया। ड्यूअल नेचर ऑफ नेचर अभी बताऊंगी मैंने डी ब्रॉगली क्यों बोला। सो ड्यूअल नेचर में यही बताया गया दैट मैटर ऑल्सो पोजेस ड्यूअल नेचर विच इज पार्टिकल नेचर एंड द वेव नेचर। ओके, सो जब हमने बोला कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं ना, जितने भी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, दीज ऑल्सो पोजेस डुअल नेचर, है ना। तो ये भी क्या करते हैं, डुअल नेचर को पोजेस करते हैं, मतलब इनके अंदर भी पार्टिकल नेचर है एज वेल एज वेव नेचर है। तो जब ऐसा है तो इनसे रिलेटेड एक इक्वेशन दी गई, फॉर्मूला दिया गया दैट द वेवलेंथ व्हिच इज एसोसिएटेड विद these microscopic particles is, मतलब wavelength is equals to h by mv। ओके, क्या, h by mv। यहाँ पर वेव, यहाँ पर लैम्डा, लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ होती है, लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ होती है, हमें पता है। h हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट। आफ्टर दैट मास, मास ऑफ द पार्टिकल, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन दी गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय एम बी। एंड इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। क्या बोला जाता है, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। ठीक है, जहां पर हमने बात की द रिलेशन बिटवीन द लैम्डा एंड द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, सो दिस वाज द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। अब यहां से अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको डिराइव करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा है दैट E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक बात है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। रिलेशंस को याद कर लीजिए, टाइम आ चुका है, तभी आप आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, है ना। तो E is equals to h न्यू। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तो क्या था, ये हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, रिकॉल करो, कहाँ पर हमने रिलेशन पता किया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, है ना। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी वाज इक्वल टू एच न्यू, है ना। उसके बाद एक और आपने इक्वेशन पढ़ी होगी दैट इज फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन व्हिच इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, राइट। क्या पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, होती है ना आइंस्टाइन इक्वेशन, तो वो होगी। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन में आपको पता है इधर भी एनर्जी का टर्म है और इधर भी एनर्जी का टर्म है, ये मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। ओके, सो मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख रहे हो इसमें दोनों पार्ट्स क्या एनर्जी है, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में क्या है एनर्जी। सो आई कैन इक्वेट दिस राइट हैंड साइड्स, राइट। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वेट कर दिया एच सी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, सॉरी एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, है ना। हो गए, दोनों इक्वल हो सकते हैं क्योंकि एनर्जी है दोनों में लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, अब यहाँ से h क्या होता है, h इज इक्वल्स टू, सॉरी, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, पढ़ा था ये रिलेशन भी हमने, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, वहां से मैंने ये लिख दिया इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस लैम्डा को इधर ले जा रही हूँ, सो एच सी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर लैम्डा,
और बस अब आप यहाँ से लैम्डा निकाल दीजिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा यहीं छोड़ दिया, एच सी, तो ये वाला सी से कट हो जाएगा, बचा क्या एच बाय एम सी, है ना, एम सी। यहाँ पर क्यों आ रहा है ये, यहाँ पर ये सी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ ये आइंस्टीन इक्वेशन थी, है ना, यहाँ पर जहाँ पर ये लाइट के बारे में बात कर रहे थे। सो सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज ऑल्सो वेलोसिटी, है ना, और वही तो हमने यहाँ पर पढ़ा। सो दिस इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम सी, राइट। हमने एक पार्टिकल के लिए ये जनरलाइज हो गया कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम बी। सो दिस वाज डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो अब अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप और अबाउट द ड्यूअल, राइट, अबाउट द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, तो मैंने आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने बोला दैट दिस फॉर्मूला इज फॉर दी, दिस हाइपोथेसिस इज फॉर दी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सो अगर मैं बोल रही हूँ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सबसे पहली बात माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, आई होप आप लोगों को पता होगा कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत ही छोटे जिनको हमें ऑब्जर्व ऐसे हम नेकेड आई से उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर दोज, अगर किसी को डाउट हो तो वो देख सकता है कि माइक्रोस्कोपिक मतलब जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, एंड दूसरा जो मैं बात कर रही हूँ दैट इज मैक्रोस्कोपिक, है ना, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं विच हैज अ वेरी लार्ज मास, है ना, तो वो क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं, इनका मास काफी ज्यादा होता है ना। तो इसी वजह से जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उन जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए ये रिलेशन डिराइव नहीं है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ रिलेशन में देखो लैम्डा है और एम है ना। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो अगर मेरा मास बहुत ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ इतनी कम है दैट वी कांट ऑब्जर्व दैट, है ना, हम उसके बारे में नहीं बात कर पाएंगे। इसी वजह से हमारे जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है मतलब बहुत छोटा पार्टिकल है, अगर उसका मास बहुत कम है तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी, राइट। देखो इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मास ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, राइट। इतना तो सबको समझ आ रहा है। अब जो मेरे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका मास क्या है, कम, तो उनके लिए वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी, तो हमारे लिए ये रिलेशनशिप, दिस रिलेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं इस वाले केस की जहां पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो अगर मेरा मास इतना ज्यादा है तो लैम्डा विल बी वेरी लेस, ठीक है। तो अगर लैम्डा बहुत ज्यादा कम होगा तो हम उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस रिलेशन इज नॉट यूजफुल इन द केस ऑफ macroscopic particles. I hope this is clear. So this was about the de Broglie relationship. अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं which will help you out. So this is the question जहाँ पर आपको बोला गया है that an electron is moving with the kinetic energy of this and calculate the de Broglie wavelength, है ना। So चीजों को रिलेट करेंगे आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला which is equals to half mv square, right, what, half mv square। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है कितनी, 2.275 into 10 to the power minus 25, राइट। यहाँ पर आ गया हाफ mv square, राइट। यहाँ से क्या करो, निकाल लो v का स्क्वायर which is equals to 2.275 into 10 to the power minus 25, right, और multiplied by 2 divided by mass of what, electron। जिस पार्टिकल के बारे में बात हो रही है मैंने बोला उसी का हम मास और वेलोसिटी लेने वाले हैं, तो मास क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, एंड इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, राइट। तो ये हो गया मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा v स्क्वायर, उसके बाद निकाल लो v, है ना, तो अंडर रूट कर दो, सो आ जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 2.275 into 10 to the power minus 25 into 2 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31, हो गया हमारे पास वेलोसिटी। अब हमने बात की हमें क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो वेवलेंथ के लिए द फॉर्मूला इज लैम्डा इज इक्वल्स टू
h/mv, राइट, दिस इज द फॉर्मूला. सो आपके पास v है ना. h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट व्हिच हैज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 6.626 into 10 to the power minus 30 4 है ना, -34. सो यहाँ पे आ गया. उसके बाद डिवाइडेड बाय मास क्या है हमारे पास? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6 सॉरी आई एम सॉरी mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 and multiplied by velocity जो कि हमने यहाँ से find out कर लिया, which is under root of 2.275 multiplied by 10 to the power minus 25 है ना, -25. एंड ये नीचे वाला पार्ट भी आएगा है ना. सो ये मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखी हूँ क्योंकि ये नीचे आएगा. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर चला जाएगा. सो मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 9.1 into 10 to the power minus 31. सो यहाँ से जब आप सॉल्व आउट करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द वेवलेंथ, दैट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ओके, आई होप बात क्लियर है एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू, है ना. अच्छा, एक रिलेशनशिप में आप एक चीज और देख सकते हो सकता है कई बार आपको एम बी ना देकर मोमेंटम देते हो. व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल्स टू, मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से. एंड मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम बी, राइट, मास इनटू वेलोसिटी. सो कभी कभी हमें मोमेंटम भी, जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देती है और आपको वी निकलवाकर फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकलवाई, उसी तरह से हो सकता है मोमेंटम दे दे और फिर कुछ रिलेशन करके इस तरीके से आपसे निकलवा दे. ठीक है. सो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय टी, है ना, क्योंकि क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम वी तो होता ही है ना. सो मैंने क्या किया? एम वी को रिप्लेस कर दिया विद दिस पी व्हिच इज वेयर पी इज द मोमेंटम. आप लिख लेना है ना, नोट्स जरूर बनाओ सो दैट आपको बात समझ आ जाए. ठीक है. सो एवरीवन, ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन, that when would the wavelength associated with an electron becomes equal to the wavelength with proton, है ना. मतलब कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है that when would the wavelength associated with an electron, मतलब कब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बिकम इक्वल टू द वेवलेंथ विद प्रोटॉन, कब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इक्वल होगी वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन की. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है दैट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हमें इक्वल कैलकुलेट करना है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, है ना. अभी इक्वल कब होंगी? लेट्स से मेरे पास जो लैम्डा है दैट इज इक्वल्स टू, फॉर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? h बाय एम ई वी. ठीक है. अब जो मेरे पास लैम्डा है फॉर प्रोटॉन वो क्या है? h बाय एम पी वी. ठीक है, ये हो गए. तो अब ये कह रहा है कि कब लैम्डा ई और लैम्डा पी इक्वल होंगे. सो अगर वेवलेंथ इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, है ना. ये तो है. सो यहाँ मैं वही लिख रही हूँ कि राइट हैंड साइड को भी मैंने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया. h बाय एम ई वी ई इज इक्वल्स टू h बाय एम पी वी ई, राइट. आई होप इतनी बात क्लियर है. इसके बाद आपको क्या करना है कि h तो दोनों जगह सेम है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट है तो वो तो सेम ही रहेगा. तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बच गया हमारे पास? हम क्या कर रहे हैं? एक फैक्टर को लिख रहे हैं साइड में. सो एमपीवीपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख लिया. ठीक है. अब यहां से क्या आएगा? मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है क्या होता है, 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27. ठीक है. और डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31. और यहाँ से वीपी रह गया है ना, वीपी, और ये हमारा आ गया वीई के इक्वल. सो अब हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर लो और यहाँ लिख लो. ये सॉल्व करके आएगा तो क्या आएगा? 1836 वीपी इज इक्वल्स टू वीई, राइट. ये आ गया इसको सॉल्व करके. तो जब ये इसको सॉल्व करके आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन को इतने फैक्टर से 1836 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगी इक्वल वीई के, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के. और अगर ये सिचुएशन आती है, अगर दोनों के वेलोसिटीज में ये चीज कंप्लीट हो जाए तो हमारी वेवलेंथ इक्वल हो जाएंगी. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन. आई होप समझ आया है.
ठीक है। सो now let's move on to the next development. So everyone, let's now talk about the second development, which is Heisenberg uncertainty principle. So Heisenberg uncertainty principle में क्या बताया गया? It states that it is impossible to determine the exact position and the momentum साइमल्टेनियसली। मतलब कि अगर मैं एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में बात कर रही हूँ तो वो उसका एग्जैक्ट पोजीशन को और एग्जैक्ट मोमेंटम को मैं एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पर नहीं बता सकती, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली the exact position and momentum, ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक ही टाइम पर। सो बताया गया दैट इट इज इम्पॉसिबल कि हम एक साथ पोजीशन को और मोमेंटम को कैलकुलेट कर सके। सो अब बात क्या है, अगर मैंने पोजीशन को कैलकुलेट कर लिया तो वेलोसिटी को मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, मतलब कुछ ना कुछ डेविएशन आ जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी उसमें, ठीक है, वैल्यू में। और अगर मैंने वेलोसिटी को कर लिया, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर मोमेंटम को कैलकुलेट कर लिया तो क्या होगा, तो मैं पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी। सो या तो पोजीशन एग्जैक्ट मिल रही है या तो मोमेंटम एग्जैक्ट मिल रहा है, दोनों चीज एक साथ एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर नहीं मिल सकती, ठीक है। सो यही बोला था हाइजेनबर्ग ने। सो अब इसके लिए एक एक्सप्रेशन दिया गया, एक्सप्रेशन तो आएगा ही केमिस्ट्री में, है ना। सो डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी मतलब जो डेविएशन आ रहा है ना, uncertainty in position. After that, del p, है ना, मोमेंटम के लिए सिंबल क्या होता है, p. So del p with this is uncertainty in momentum, है ना, in momentum. So the expression is del x into del p is greater than or equal to greater than or equal to h by 4 pi, ठीक है। मतलब कि डेल एक्स और डेल पी इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा दैट विल बी या तो वो इक्वल होगा या तो वो ग्रेटर होगा h by 4 pi फैक्टर से, है ना। मतलब कि उन दोनों के डेविएशन का जो प्रोडक्ट है वो या तो इक्वल होगा h by 4 pi के या फिर h by 4 pi से बड़ा होगा। बट अगर वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू अगर h by 4 pi से कम आती है, इसका मतलब क्या है, वो गलत है, ठीक है। सो इसीलिए द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 pi। अब बात करते हैं दो केसेस की, ठीक है। तो केस नंबर 1 में क्या हो रहा है कि लेट्स से मेरे पास डेल एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर मेरा डेल एक्स 0 है, तो अगर आप देखोगे तो डेल पी जो आएगा, डेल पी मतलब मोमेंटम का जो चेंज होगा, अगर पोजीशन का चेंज 0 है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, तो डेल पी मतलब मोमेंटम का चेंज विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। मतलब कि ये देखो यहाँ से समझने की कोशिश करो, डेल एक्स डेल पी जो है वो अगर मैं h by 4 पाई लिया लेट्स से, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि डेल एक्स जो है वो 0 है, अगर ये 0 है मैं यहाँ पर ये क्रॉस करके यहाँ पर आएगा 0 लिखूंगी, तो 0 लिखूंगी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी, आया ना इन्फिनिटी, ठीक है। और केस नंबर 2 इज अगर मैंने डेल पी को इस बार 0 कर दिया, है ना, अगर डेल पी 0 है तो डेल एक्स मतलब अगर मोमेंटम में 0 चेंज है, मोमेंटम में कोई चेंज आया ही नहीं है, डेविएशन आया ही नहीं है, सो पोजीशन के डेविएशन में इंफिनिटी, है ना, पोजीशन का डेविएशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। सो दीज वर द टू केसेस। अब ये हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ पर भी क्या बात हुई दैट ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो
क्या कहेंगे, हाँ ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, है ना, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। मैक्रोस्कोपिक के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि जब माइक्रोस्कोपिक के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन मैक्रोस्कोपिक में ना होता है डेविएशन, वहां भी होता है। वहां भी हम एग्जैक्ट पोजिशन और मोमेंटम को एक टाइम पर क्यों बता पाते हैं, क्योंकि वहां चेंज है, वहां ये जो फैक्टर है ये है, बट अनसर्टेनिटी इतनी छोटी है, इतनी छोटी वैल्यू है उस अनसर्टेनिटी की कि वो मैटर ही नहीं करती, है ना, वो मैटर ही नहीं करती। इसी वजह से हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में इस कॉन्सेप्ट को नहीं देखते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में देखते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट दिस। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को और क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में देखो डेल एक्स, है ना, डेल एक्स इंटू डेल पी। डेल पी क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी, पढ़ते हैं हम, है ना, पी इज इक्वल्स टू एम वी। तो जब पी इज इक्वल्स टू एम वी, तो यहाँ पर भी मैं डेल पी को क्या लिखने वाली हूँ, डेल पी को क्या लिखने वाली हूँ, एम, देखो मास और वेलोसिटी का है ना, इसके आगे भी डेल्टा हो सकता है ना। सो मास तो सेम ही रहने वाला है, मास में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब मास में कोई चेंज नहीं आ रहा तो मैं मास को ऐसे ही लिख रही हूँ। अब चेंज किस में आ सकता है, उसकी वेलोसिटी में। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहने वाला है ना, मास थोड़ी ना चेंज होने वाला है उसका। पर हाँ, इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी को जरूर चेंज कर सकता है। सो डेल वी, और वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है, h/4π। सो या तो एक्सप्रेशन ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, या एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है जहां आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी से पूछ लिया जाए कुछ, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। आई होप आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हुआ है। एंड लेट्स डू सम क्वेश्चंस। So the question is, an electron has a speed of 500 meter per second with uncertainty of 0.02%. What is the uncertainty in locating its position? ठीक है, मतलब कि आपको दी हुई है स्पीड, मतलब वेलोसिटी आपको गिवन है। वेलोसिटी क्या है, 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है, 0.02। तो आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना पड़ेगा डेल वी, कितनी अनसर्टेनिटी है। सो कितना परसेंट है, 0.02% है। 0.02% है किसमें, 500 में, है ना, 500 में इतना परसेंट क्या है, अनसर्टेनिटी है। सो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको करना है कैलकुलेट, कितना आ जाएगा, डेल बी कैंसिल आउट, मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 0.1 विल बी योर अनसर्टेनिटी, 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 0.1 आपकी आ गई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें निकालना है व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो पोजीशन में अगर अनसर्टेनिटी बतानी है, सो एक्सप्रेशन वही वाला डेल एक्स बोला था ना, यूज में आ सकता है। सो एम डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, ठीक है, यही था एक्सप्रेशन। डेल एक्स हमें फाइंड आउट करना है, मास कौन सा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू डेल वी की वैल्यू कितनी आई, 0.1, है ना। सो डेल वी की वैल्यू इज 0.1। यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻34, है ना, जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाय 4 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ से क्या करो, डेल एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेल एक्स इज इक्वल्स टू ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा पहले, 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 और ये वाला फैक्टर भी काम चला जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, जो कि है 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ठीक है। सो ये आ गई आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यहाँ से कैलकुलेट कर लेना एंड द वैल्यू इज, यू विल गेट द आंसर। सो ये था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट, सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर it is saying कि calculate the uncertainty in position of electron if uncertainty in its position। मतलब आपको uncertainty in position को calculate करना है। अगर velocity की uncertainty फर्स्ट केस है जब 0.001% हो तो आपको calculate करना है uncertainty in position, और दूसरा
जब आपकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जीरो हो, ठीक है। सो फर्स्ट वाला पार्ट मैं आपको दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या आंसर है। सो फर्स्ट वाला अभी हमने किया है, सेम ऐसे ही होगा, आप एक बार ट्राई कीजिए और देखिए आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है, ठीक है। एंड सेकेंड वाला पार्ट मैं आपको बताती हूँ। सो ये बोल रहा है दैट व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो हमने सबसे पहले लिख लिया अपना एक्सप्रेशन, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई था, है ना। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक्सप्रेशन बनता है डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय एम डेल वी, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई हुई थी। तो यहाँ आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करो, डेल एक्स की वैल्यू निकाल लो, डेल एक्स इज इक्वल टू एच बाई फोर पाई एम और डेल वी, है ना। इस वाले को फैक्टर को यहाँ ले गए। अब क्या बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। अब अगर मैंने वेलोसिटी को जीरो लिखा या मल्टीप्लाई किया जीरो से, तो पूरा फैक्टर क्या हो गया, जीरो। और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी, ठीक है। सो डेल एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगी, इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से क्वेश्चन, है ना। सो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आप ये फर्स्ट वाला पार्ट जरूर अटेम्प्ट करना। और ये फर्स्ट आई थिंक ये वाली चीज आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो यहाँ हमारे ये दोनों डेवलपमेंट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट मॉडल की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।